हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतया एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना में व्यक्त किए गए यह भाव सर्वप्रथम पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में ही 13 दिसंबर 1949 के उद्देश्य प्रस्ताव में अपनाए गए थे। पंडित नेहरू का यह उद्देश्य प्रस्ताव राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों तथा महात्मा गांधी के विचारों और भावनाओं पर आधारित था। प्रस्तावना के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। हम भारत के लोग। प्रस्तावना में हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उनसे तीन बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम, संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। द्वितीय, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। तृतीय, संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। संविधान सभा सही रूप में भारतीय जनता की प्रतिनिधि थी और प्रस्तावना में व्यक्त शब्द हम भारत के लोग न केवल भावात्मक दृष्टि से वरन यथार्थता भी सत्य है। इन शब्दों के विषय में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं समझता हूं कि प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छानुसार यह प्रकट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है और इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को संविधान की प्रस्तावना में घोषित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि 26 जनवरी 1950 से भारत की अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गई है और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका या स्विट्जरलैंड की भांति एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य है आंतरिक या बाह्य दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत को एक समाजवादी राज्य भी घोषित किया जाना चाहिए, ये बात उठ रही थी। तो 1976 में तत्कालीन शासकों के द्वारा भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा दी गई और इस उद्देश्य से भारत राज्य के लिए समाजवाद शब्द का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 76 से पूर्व धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी स्थान नहीं दिया गया था और अब इसको स्थान दिया गया और धर्मनिरपेक्षता शब्द के उल्लेख से धर्मनिरपेक्षता को और अधिक बल प्राप्त हो गया। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता अपनी इस राजसत्ता का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में नहीं वरन अप्रत्यक्ष रूप में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंश क्रमानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना के अंतर्गत इन शब्दों के आधार पर संविधान के लक्ष्यों का वर्णन किया गया है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व प्रदान किया जाना चाहिए और जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, संपत्ति या अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय का तात्पर्य सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना है। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का पूरक है और इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाना चाहिए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता हो।
आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य के प्रति कल्याणकारी राज्य या समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना के आधार पर ही की जा सकती है। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। वयस्क मताधिकार धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी भेदभाव का निषेध राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के साधन है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संदर्भ में समानता का जो उल्लेख किया गया है उसमें यह भाव निहित है कि समाज के कमजोर और पिछड़े हुए वर्गों को न केवल अन्य व्यक्तियों के समान वरन विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि जब तक उनके लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक उनके द्वारा समाज के अन्य व्यक्तियों के समान अपने व्यक्तित्व के विकास और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति का कार्य नहीं किया जा सकेगा। अगले शब्द है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। भारतीय संविधान के अंतर्गत न केवल न्याय वरन इसके साथ ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को भारतीय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। हमारे संविधान निर्माता नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से नहीं वरन सकारात्मक स्वतंत्रता से प्रेरित थे, जिसके आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। इसी आधार पर उनके द्वारा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को संविधान में स्थान दिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को अपनाते हुए संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा के साधन की भी व्यवस्था की गई है। समानता स्वतंत्रता की पूरक है और हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा समानता के दो आयामों में अपनाया गया है। ये है प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता वह साधन है जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे संविधान का अंतिम आदर्श है भ्रातृत्व व बंधुता। संभवतः इसकी प्रेरणा 10 दिसंबर 1948 के मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र के प्रथम अनुच्छेद से प्राप्त की गई है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं के संदर्भ में मूलभूत रूप में विद्यमान एकता से परिचित थे और वे चाहते थे कि भारत के नागरिक क्षेत्रीयतावाद, प्रांतवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद को महत्व न देते हुए भारत की आधारभूत एकता के भाव को अपनाएं। अतः हमारे संविधान का बंधुता का आदर्श इन दो आधारों पर टिका हुआ है। ये दो आधार हैं राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा। हमारे संविधान निर्माताओं के मन और मस्तिष्क में इस देश के समस्त नागरिकों के लिए बंधुता और इसके साथ ही राष्ट्र की एकता का विचार बहुत अधिक प्रबल था। इसी कारण उनके द्वारा संघात्मकता के बावजूद एकात्मक नागरिकता के आदर्श को अपनाया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सबसे श्रेष्ठ है। यह संविधान की कुंजी तथा संविधान का सबसे श्रेष्ठ अंग है। ये थी हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसके आधार पर हम देखेंगे भारतीय संविधान में अपनाई गई विशेषताओं को और अगले लेक्चर में संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।